नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 के हिंदी में पाठ 5 के अंतर्गत एक निबंध दिया हुआ है और निबंध का नाम है तिमिर गेह में किरण आचरण। इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। और सबसे पहले तो हम इस निबंध के पाठ का सारांश देख लेते हैं। जो सारांश का मतलब होता है, जो मुख्य या संक्षिप्त जानकारी है, सार गर्भित जानकारी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सुविख्यात कवि, निबंधकार, कथाकार एवं उच्च कोटि के आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध तिमिर गेह में किरण आचरण में लेखक ने बताया है कि अज्ञान व दुख के निवारण का साधन प्राणी का सद आचरण है। ठीक है, तो पाठ के सारांश के बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर, भाषा के प्रश्नोत्तर और कवि का जीवन परिचय भी देखेंगे। यहाँ कवि जो है लेखक है वो कैसे हैं? सुविख्यात कवि हैं, निबंधकार हैं, कथाकार हैं एवं उच्च कोटि के आलोचक हैं। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। इन्होंने तिमिर गेह में किरण आचरण में लेखक ने बताया है, क्या बताया है कि अज्ञान व दुख के निवारण का साधन प्राणी का सदाचरण है। उन्होंने कहा है कि जब अज्ञानता और दुख होता है व्यक्ति के जीवन में, तो इसका सिर्फ एक ही साधन या उपाय है। वो क्या है? वह है व्यक्ति का अच्छा आचरण और उसकी बौद्धिक तार्किक शक्ति। सुख का प्रकाश बाहर से नहीं, वह तो आचरण और आत्मचेतना से फैलता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने भीतर खोए बचपन की तलाश करते रहना चाहिए। बचपन की संवेदनाएं ही आत्मीय संसार को दृढ़ बनाती हैं, सृजनशीलता प्रदान करती हैं। प्रस्तुत निबंध, यह निबंध जो है वो किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। यानी लेखक ने अपने जीवन में उनका जीवन किस प्रकार से रहा, उसमें क्या क्या घटित हुआ, उसी के बारे में उन्होंने इस निबंध में दिया है। लेखक बहुत समय के बाद अपने बचपन के घर पर लौटता है तो देखता है ताले पर जंग है, दीवारों के टूटे प्लास्टर चित्रकारी जैसे लगते हैं, चबूतरे पर धूल है, मकड़ियों के जाले हैं। घर की इस बदसूरती को देखकर बचपन की याद आती है, जिसमें माता पिता तथा बहनों की आत्मीयता है। घर के बाद लेखक अपने खेत में अपने बचपन को तलाशता है। मंदिरों की घंटियाँ, शंख घड़ियालों की आवाज़, अलाव की गर्मी, ज्वार बाजरे के खेतों के सौंदर्य का सुख भूल चुका है। समय परिवर्तनशील है, खेतों में हल के स्थान पर ट्रैक्टर आ गए हैं। यह लेखक अपने जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं कि बचपन के समय में उनके गांव में खेतों में क्या चलते थे? हल चलते थे। अब उनकी जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है। तालाब के स्थान पर ट्यूबवेल आ गए हैं, दीपक के स्थान पर बिजली के बल्ब, चौपाल का रूप चोरी डकैती और मुकदमों ने ले लिया है। रामधुन व भजन टीवी बन गया है। सब अपने स्वार्थ में लगे हैं, राजनीति का प्रकोप है। इस कारण जीवन में सुख रूपी घर में दुख रूपी चूहे छिपकलियाँ कूदते हैं। लेखक ने दुख के अंधकार को दूर करने का तरीका बताया है, वह है सृजन का प्रकाश। अब लेखक ने क्या कहा है कि दुख का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए उन्होंने सृजन का प्रकाश का मतलब होता है रचनात्मक कौशलता। यानी कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ रचनात्मकता, कौशलता को अपनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जीवन में दुख रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं, असल लेखक कह रहे हैं। आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का भ्रम, आदमी का विवेक जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाए। लाख अंधेरे आए, लाख आपत्तियां आए, यदि व्यक्ति अपने प्रति आस्थावान, निष्ठावान, परिश्रमी और सदाचारी है तो वह स्वयं भी सुख के प्रकाश से दीप्त होता है तथा दूसरों को भी करता है। यही दीपावली का दिन है, यही प्रकाशोत्सव है। आज मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल, फरेब, दगाबाजी आदि के अंधेरे में फंसा है। इन अंधेरों को दूर करके ही हम शाश्वत प्रकाश के केंद्र बन सकते हैं। सृजन की झाड़ू से अज्ञान के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। वो माचिस की तीलियाँ स्वयं प्रकाशित हो उठेंगी। लोक बोली में अनेक शब्दों से भाषा का प्रवाह बढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो है पाठ का सारांश यहाँ पर पूरा होता है।
ठीक है। क्या? सृजन की झाड़ू से, यानी कि जो नवीनता, जो रचनात्मकता कौशल है व्यक्ति के अंदर, तो उसके कारण अज्ञान के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है, कवि का ऐसा मानना है कि हर किसी के अंदर रचनात्मकता, जिज्ञासा और कुछ नया करने की, नया सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए, तो उसी के द्वारा ज्ञान के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। वो माचिस की तिलियां स्वयं प्रकाशित हो उठी। तो यहाँ तक पाठ का सारांश पूरा हुआ। अब यहाँ ये बताया गया है, लोक बोली में अनेक शब्दों से भाषा का प्रवाह बढ़ा है। इस निबंध में जो है लोक बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा व्यास शैली व उदाहरण शैली में निबंध को बोधगम्य बना दिया गया है। अब निबंध की दो शैलियाँ होती हैं, एक होती है व्यास शैली, एक होती है समाज शैली। तो ये आपको याद रखना है कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं। व्यास शैली का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, विवरणात्मक। जब हम कोई निबंध लेख पढ़ते हैं तो उसे व्यास शैली बोलते हैं, और संक्षिप्त या सार गर्भित होती है तो उसे समाज शैली बोलते हैं। ठीक है। बोधगम्य का मतलब होता है समझने योग्य। सत्य है सृजन ही जीवन का प्रकाश है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो फटाफट हम इनका रिवीजन करेंगे और आप लोग सुनते रहिए। यदि नोट कर सके तो नोट भी करते जाइए, आपके गाइड से ही है। पहला प्रश्न है, बचपन के अनुभव स्मृति में क्यों स्थायी होते हैं? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलोटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है, मन स्वाद के बारे में रसीन हो जाता है। हम जड़ होते हैं, केवल बचपन की वस्तुओं से टकरा कर ही हम उस सुख बिंदु की स्थायी स्मृति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो भाषा है वो थोड़ी कठिन भाषा है, और जैसे शब्द शक्तियाँ होती अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा में वह होता है कि हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही हम उसको सीधा सीधा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर दिया है लक्षणा और व्यंजना शैली में दिया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं, बचपन में खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलूटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है, यानी कि हमारे मन का जो वहम है, जो अहम है, वो कम होता है। मन स्वाद के बारे में रसीन हो जाता है। तो जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है तो उससे हमारी रुचि है वो कम हो जाती है। हम जड़ होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं को टकरा कर ही हम उस, यानी कि जो हमारे बचपन में जो घटित हुआ है वो अनुभव हमारे बहुत ही मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं। बचपन के समय में हमें कोई चिंताएं नहीं होती हैं, जिससे वो हमारे स्मृति पटल पर या हमारी मेमोरी में, हमारी बुद्धि दिमाग में वो हमेशा बने रहते हैं। और उसी कारण से हम उस सुख बिंदु की स्थायी स्मृति में आ जाते हैं, यानी कि जो बचपन की यादें हैं वह हमें रह रह कर याद आती हैं। दूसरा प्रश्न है, उन 3 पारस्परिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो रही हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्थायी चीज़ें दी हुई हैं। हल के साथ टिप्पे की टिटकारें, तालाब जैसे भरे बंधान, टिमटिमाते दियों की रोशनी, इतना लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आले में गेहूं के दाने के अंकुरित होने से लेखक ने जीवन की किस प्रेरणा से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है, आले में गेहूं के दानों से अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की सृजनात्मक प्रेरणा से जुड़ा है। सृजन का प्रकाश ही जीवन का दूसरा नाम है। आदमी का आचरण, शील, श्रम, विवेक और भावना जिसे छू ले वह प्रकाशित हो जाता है। यह प्रकाशमान सृजन कभी रुकता नहीं है। सृजन दीपक के प्रकाश के समान स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। अब आते हैं द्विउत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने जीवन में प्रकाश को किन किन संदर्भों में प्रकट किया है? ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की भी दृष्टि से। तो हमें इसका उत्तर क्या लिखना है
कि ललित निबंध शैली में लिखे गए, ललित निबंध शैली में लिखा है। तिमिर गेह जो निबंध है वो किस शैली में? ललित निबंध और व्यास शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध तिमिर गेह में किरण आचरण में लेखक ने आचरण को जीवन के दीपक का प्रकाश बताते हुए अनेक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। प्रकाश दीपक या बल्ब का ही नहीं, ज्ञान व विकास का भी प्रकाश जीवन में अनिवार्य है। आगे बताया गया है कि प्राकृतिक प्रकाश से भी अधिक शक्तिशाली होता है स्मृतियों का प्रकाश, जो क्षणिक दुख में सुख का आभास कराता है। सृजन व निर्झर भी प्रकाश के प्रतीक हैं, जो जीवन को विकास व ऊर्ध्वगमन की शक्ति देते हैं। आस्था भी प्रकाश का ही एक रूप है, जो आत्मा को मजबूत करता है। सदाचरण, शील, श्रम, विवेक, सत्यनिष्ठा, कर्मठता सब जीवन में प्रकाश के रूप है। तो यहाँ कवि ने, लेखक ने प्रकाश के कौन कौन से रूप बताए हैं? स्मृतियों का प्रकाश, जो क्षणिक दुख से सुख का आभास कराता है। सृजन व निर्झर भी प्रकाश के प्रतीक हैं। सृजन यानी कि नवीनता, कुछ रचनात्मकता या कुछ जो है क्रियाशीलता जीवन में होनी चाहिए। निर्झर यानी कि त्याग का भाव होना चाहिए। जीवन के विकास को ऊर्ध्वगमन यानी कि ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आस्था भी प्रकाश का ही एक रूप है, तो एक आस्था भी बताया है जो आत्मा को मजबूत करती है। सदाचरण, ये भी जो है कवि ने प्रकाश के प्रतीक के रूप में बताया है। क्या? सदाचरण, शील, श्रम, विवेक, सत्य, ईमानदारी, कर्मठता तथा सब जीवन में प्रकाश के रूप हैं। लेखक कहता है कि प्रकाश जीवन का ही दूसरा नाम है। एकाकी और वीराने में भी व्यक्ति चारित्रिक प्रकाश का आनंद अनुभव करता है। प्रकाशित व्यक्ति जब दूसरों को छूता है तो दूसरा व्यक्ति भी प्रकाशित यानी ज्ञानवान व सुखी हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता मनुष्य में किन विशेषताओं से आती है? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। जीवन सरल नहीं होता है, इसमें अनेक मुसीबतें, कठिनाइयाँ, दुख, रुकावटें, आपत्ति आती रहती हैं। जो व्यक्ति जीवन में असली प्रकाश को अपने में जागृत कर लेता है, अर्थात सृजन का प्रकाश भर लेता है, वह बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर प्रकाश निर्झर से धरती की प्यास बुझाता है। सृजन का विकास उन्हीं व्यक्तियों में प्रकाशित होता है जो कि सृजनशील होते हैं। ठीक है, अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया? तो इसका सही उत्तर है, पुराने घर की जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, ये कुछ छूटे हुए थे। अगला प्रश्न है, गांव की संध्या में पूजा भाव किन ध्वनियों से प्रकट होता है? तो इसका सही उत्तर है, गांव की संध्या में पूजा भाव घंटियों की टनटनाहट और शंख घड़ियालों की मिली जुली स्वर लहरी से स्पंदित होता है। तीसरा प्रश्न है, खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा है? तो इसका सही उत्तर है, खेत में एक पकी कचरिया ढूंढ लेना ही परम सुख की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है चौथा, घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा? तो इसका सही उत्तर है, घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ उनके भीतर कुछ स्मृतियां खुलती जा रही हैं। अभी जो आपको शुरुआत में वीडियो मिले हैं वह वीडियो आपके लघु उत्तरीय थे, और इसके बाद पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देने थे, लेकिन ये लघु उत्तरीय आ गए और बाद में आपको अति लघु उत्तरीय मिले। तो कुछ नहीं है, आपको तो प्रश्न पढ़ना है, याद करना है, तो उनको याद करिए। अब हम जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। लेखक को अपने गांव लौटने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए? तो इसका हम सही उत्तर लिखेंगे। लेखक को अपने, ये लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, लेखक को अपने गांव लौटने पर गांव में अप्रत्याशित परिवर्तन दिखाई दिया। जिन हलों के साथ टिप्पे की टटकारें सुनाई देती थीं, उनके स्थान पर फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे हैं। तालाब जैसे भरे बधान गायब थे,
बदले में बरसात कम होने के कारण ट्यूबवेल धरती का पेट चीरकर पानी खींच रहे हैं। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही हैं। बिजली गांव को चौंधिया रही है। टिमटिमाते दीपक गायब हो गए थे। न ढोर न बछेरू और गोचर भूमि गायब थी। न कौड़े न लोग न मंदिर की घंटियों की टनटनाहट और न शंख घड़ियाल की सुरीली आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी। रामधुनों और भजनों के ढोल मंजीरों का स्थान टीवी के पास चला गया था। चोरी डकैती मुकदमों ने गांव की चौपाल तोड़ दी थी। आत्मीयता नष्ट हो गई थी। सब अपने स्वार्थ साधन में लगे थे। इज्जत आबरू दांव पर थी। राजनीति में ऐसा हड़कंप मचाया है कि तीन घरों का गांव भी पार्टियों में बट गया। तो ये कवि बता रहे हैं कि जो गांव में 3 घर हैं वो 3 पार्टियों में विभाजित हो गया। चौथा प्रश्न है, लेखक ने घर का वास्तविक रूप किन शब्दों में व्यक्त किया है? लेखक ने घर का वास्तविक रूप किन शब्दों में व्यक्त किया है? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब लेखक अपने गांव के घर गए, पुराने घर गए, तो वहाँ पर जब उन्होंने ताला खोला तो फिर वहाँ से उन्होंने कैसा क्या बताया है, यह हमें लिखना है। उत्तर में तो लेखक ने बहुत दिनों के बाद गांव लौटकर अपने पुश्तैनी घर को देखा तो पाया कि वर्षा के कारण दीवारों का प्लास्टर जहां तहां से उखड़ गया है। जिस दीवारों पर चित्र से बने लगते हैं, चबूतरे पर गायों के खड़े होने के कारण पैरों के निशान बन गए हैं, जो अस्त व्यस्त व्यंजनों के सामान दिखाई देते हैं। घर का नक्शा ही बदल गया है, जिस कारण वह घर एक ऐतिहासिक इमारत सा लग रहा है। ऐसी इमारत जो जर्जर हो उठी है। किवाड़ों पर मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं। चारों ओर धूल का साम्राज्य है। यह तो घर का भौतिक रूप है। इसके साथ घर का एक अमूर्त रूप है जिसमें लेखक की आत्मा स्मृति में खोई है। लेखक का बचपन इसी घर में बीता। लेखक की किलकारियाँ, हंसना, रोना, ममत्व, क्रोध आदि इन्हीं दीवारों से जुड़ा है। माता पिता तथा बहनों की आत्मीयता बिखर गई है। घर का खुलना नहीं बल्कि लेखक के मन की स्मृतियों का पर्दा खुलता जाता है। ईंट पत्थर से बनी इमारत घर नहीं होती। घर होता है व्यक्ति की भावनाओं, प्रेम, स्नेह, ममत्व आदि के संयोग से। ये हुए अपने प्रश्नोत्तर। अब हम देख लेते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्नोत्तर। तो फटाफट यहाँ हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में हिंदी मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर हिंदी रूप कौन कौन से हैं? जो स्थानीय बोली के रूप हैं, उजास, कसेला, किवाड़, चतेवरी। तो जो देखिए हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप स्थायी या देसी बोली भाषा में बन जाता है। तो उजास का हमें क्या लिखना है? मानक रूप जो हिंदी का शुद्ध रूप है वह मानक रूप कहलाता है। तो उजास का हो जाएगा उजाला, कसेला का कड़वा, किवाड़ का दरवाज़ा और चतेवरी का हो जाएगा चित्रकारी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निर्झर, कर्कश, प्रकाश, उल्लास। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द हैं। निर्झर का होगा झरना, प्रपात। कर्कश का कठोर, तीखी। प्रकाश का होगा आलोक, प्रभा। और उल्लास का खुशी, प्रसन्नता। यदि आप लोग पर्यायवाची शब्द और देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो दिए हैं पर्यायवाची, विलोम ऐसे शब्दों के, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं और हमें इसमें से शुद्ध लिखना है। पहला वाक्य क्या है? उसकी आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर होगा उसकी आयु नहीं, वह 20 वर्ष का है। दूसरा, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ऊपर शब्द है, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है। तो यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है। यहाँ पर सा है, सा में अशुद्धि है। भाषा का माधुर्यता बस देखते ही बनती है। तो इसका सही होगा भाषा का माधुर्यता नहीं आएगा, ये अशुद्ध है। तो भाषा का माधुर्य देखते ही बनता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द
युग्मों में से पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, प्रतिध्वन्यात्मक शब्द और भिन्नात्मक शब्द को पृथक कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं: तीज त्योहार, छानी छप्पर, आल जाल, छोटी मोटी, प्रचार प्रसार, उर्दू फारसी, खेलते खेलते। ठीक है, तो पूर्ण पुनरुक्त शब्द क्या है? खेलते खेलते। जब कोई एक शब्द का दोबारा रिवीजन या रिपीट करें, हम उसको लिखें, तो वो पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहलाता है। अपूर्ण पुनरुक्त शब्द होता है उसी से मिला जुला, जैसे तीज त्योहार, छानी छप्पर, प्रचार प्रसार, मिला जुला अपूर्ण पुनरुक्त होता। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द यानी कि जो पहला शब्द है उसी की ध्वनि से संबंधित लेकिन शब्द अलग होगा, तो वह प्रतिध्वन्यात्मक शब्द आ जाएगा। जैसे आल जाल, छोटी मोटी। भिन्नात्मक शब्द यानी कि एक पहला जो शब्द हो उससे अलग ही बिल्कुल हटके जो शब्द होगा वह भिन्नात्मक होगा। तो उर्दू फारसी ये हो गए। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों का भाव विस्तार लिखिए। तो आपको इसका अर्थ लिखना है, ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला हम देख लेते हैं, मातृभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो मातृभाषा की विशेषताएं हैं: जिस क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है तथा बालक अपनी माँ के मुँह से जो सुनता है वही मातृभाषा है। सर्वप्रथम मातृभाषा ही शिशु को इस दुनिया में आँख खोलने के साथ ही कानों में पड़ती है, हर समय हमारे संपर्क में रहती है। मातृभाषा सीखने और समझने के लिए हम सबसे पहले परिवार से ही इस भाषा को सीखते हैं तथा हमारी जो बचपन की और आम बोलचाल की जो भाषा होती है, जो प्रारंभिक भाषा है, वह मातृभाषा के अंतर्गत आ जाती है। तो ये तो हुए अपने पाठ 5 के अंतर्गत इस निबंध के प्रश्नोत्तर, और ये आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए इनका। आने वाली वीडियो में आपको इसके जो है कवि के लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, और एक पाठ का सिर्फ एक ही वीडियो आपको देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए है, तो कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर लिखें। हम फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।